how do you sort of take someone like Trump, who, look, he's crazy, we know this, but his legacy seems to be ईगो, बिल्कुल नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ट्रम्प का अगर कोई साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस मेरे ख्याल उसके ऊपर फिट करता है, आई थिंक इट बिकम्स मैलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक सोशियोपैथ। ये बंदा कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोगों के सामने मैं कमजोर लगूं और लोग मेरा मजाक उड़ाएं। आने वाले सालों में मेरा ख्याल है कि जब गल्फ के साथ नेगोशिएशन होगी ना, वो थोड़ी सी खादिम रिजवी स्टाइल नेगोशिएशन होगी कि या तो बात मानो नहीं तो फिर आया गौरी। इट्स अ गेम ऑफ रिस्क विद 40 players, 7 boards, out of which you can only see 2. We do not want the nightmare scenario कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0, 3.0 या मंगलसूत्र या जो भी है, we don't want कि वहां से ये आ रहे हो और ऊपर से अफगान आ रहे हो, अफगान तालिबान आ रहे हो। कुछ ईरानियन मीडिया क्लेम ये भी कर रहा है कि उनने इजरायली लीडर को मार दिया है। बहुत सारे लिबरल लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि यार एक दफा ट्रम्प चला गया और नेतन्याहू चला गया तो सब फिट हो जाएगा। Those people aren't liberal, they're bloody idiots. Trump and Netanyahu are not the cause, they are the symptoms of sick societies and sick structures. Understand that. एक नेतन्याहू आएगा, उसके पीछे कोई 10 लाख नेतन्याहू हैं, उससे आगे की चीज नमूने भी पड़े हुए हैं। Same goes for America. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. One of our favorite guests is back on the podcast, Zarar Khoro साहब। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। Anytime. सर, आई अंडरस्टैंड एंड हमारी ऑफर भी इस पे कॉन्वर्सेशन हो चुकी है कि देयर इज़ अ जनरल पेसिमिज्म एंड आई एम अवेयर दैट यूर इंटरेस्टेड इन एक्सटिंक्शन इवेंट्स एंड पेसिमिज्म इन जनरल इज़ योर फोर्टे। लेकिन टू गिव यू योर ओन काइंड ऑफ एग्जाम्पल, वो एवेंजर्स में वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं ना 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ में वो एक अच्छी पॉसिबिलिटी किधर है कि इस चीज़ से कुछ अच्छा हैप्पी एंडिंग क्या हो सकती है, स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों की अगर मैं बात करूं। सो व्हाट इज़ द लूप होल और व्हाट इज़ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में एक वो पॉसिबिलिटी जिससे हमें ना मरे। नहीं, मरना नहीं है, अल्लाह मरे आपके दुश्मन शयान बेटा, आप क्यों मरे? नहीं, देखें, हम इतना भी अपोकलिप्टिक नहीं है। लेट्स कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली एक जंग हो रही है आपके पड़ोस में एंड इट हैज़ डायरेक्ट फॉल आउट ऑन पाकिस्तान। शुक्र करें कि हम खलीज में नहीं हैं, कि हमारे ऊपर बमबारी नहीं हो रही, बट ऑब्वियसली इसके शॉक्स तो हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो नहीं है। और व्हेन वी से थिंग्स लाइक ना कि लाइक सिल्वर लाइनिंग या वे आउट या बेहतरी, तो एक तो हमें ये फिर थोड़ा सा तयन करने की ज़रूरत होती है कि बेहतरी से हमारी मुराद क्या है और हम किस किस्म की टाइमलाइन को देख रहे हैं, राइट? जब आपके पास इतने मूविंग पार्ट्स हैं और इतने वेरिएबल्स हैं, तो आई मीन इट वुड बी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ मी, आई थिंक, कि मैं कोई हतमी आपको जवाब दूं या कोई हतमी आपको फैसला दूं। मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि one thing, there are some things that we should worry about and there are some things that we should worry perhaps less about. एक तो फॉर एग्जांपल हमारा जो पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, वो कदरन महफूज रहेगा, बिकॉज और मेरे लिए भी ये एक शायद नई खबर है कि वी आर अराउंड 75 to 80% खुद कफील जहाँ तक एनर्जी प्रोडक्शन गोज, क्योंकि हमने अपना बेस लोड स्विच किया था ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स ऑन टू न्यूक्लियर, फिर हमने थर्कोल, लोकल कोल को भी इस्तेमाल किया है। मैं जानता हूँ कि इसके बड़े एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त एनवायरमेंटल कंसर्न्स थोड़ी बैक सीट जाती हैं। अगर 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो ना, तो किसी को परवाह नहीं है कि एनवायरमेंट का क्या हो रहा है। लेट्स बी रियल अबाउट। फिर obviously there was a consumer led, not government led, you could even say the government tried to stop it in some silly ways, solarization। तो इन चीज़ों ने भी हमें काफ़ी हद तक बचा के रखा है। Obviously the fuel is a major concern, लेकिन सऊदी आपका भाई है और वो आपको तेल भेज रहा है। Sometimes even Iran makes exceptions, although I don't have documented events on that, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारी ईरान के साथ भी कोई बुरी रिलेशंस तो नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक जाविये से देखें, और अगेन इसको कोई ये ना ट्रांसलेट करे कि बस अब हम भक्ति सुपर पावर है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वी आर वेरी मच अ मिडिल पावर एंड वी आर वेरी मच अ रीजनल प्लेयर। अब मसला ये होता है कि जब आप ऐसी कोई बात करें तो बड़े लोग खफा हो जाते हैं, और सिर्फ मतलब पाकिस्तान से बाहर नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी बड़े लोग खफा हो जाते हैं, क्योंकि एक वर्ल्ड व्यू बना हुआ है कि नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है इसका मतलब है कि तो क्या फिर आप इस रजीम के हक में
और भाई आप हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ज़मीनी हकायक हैं जिसको मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। वन कि इस वक्त आप पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन, एंड अल्लाह ही जानता है कि हम कैसे यहाँ पे पहुंचे हैं, कि वी डोंट हैव अ फाइट विद एनीवन, नन ऑफ द मेजर। आप देखें कि जो ग्लोबल आपकी जो सुपर पावर तो एक ही है, मैं कहता हूं वो है, दैट इज स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना इज अ मैसिव पावर। चीन आपका भाई है, अमेरिका के साथ आपने वो जो थोड़ा सा टीसी करके उनको खुश रखा हुआ है, सौ बिस्मिल्लाह। यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देम ईदर, और उनके साथ तो वैसे ही बड़ा हैंडल विद केयर सिचुएशन होती है ना, ट्रम्प किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। सो यू नो जो इस वक्त जितनी भी रिलेशंस हैं, आई थिंक वी आर इन बोनस टाइम, लाइक देयर इज इन वीडियो गेम्स ना, बोनस टाइम। सो वी आर इन बोनस टाइम। जहां तक खलीजी रियासतों की बात है, तो सऊदी इज आवर ओल्ड स्ट्रेटेजिक एलाय। वो स्ट्रेटेजिक अलायंस पिछले कई सालों में मजीद मजबूत हुई है। यूएई के साथ भी हमारा एज सच तो कोई फड्डा नहीं है, और ईरान के साथ भी हमारा कोई एज सच कोई फड्डा नहीं है। माना कि आवर रिलेशंस विद ईरान हैव बीन, shall we say, turbulent, mixed maybe, especially you know जब उनकी बहुत ही close alignment हो गई थी इंडिया के साथ। I'm curious as to know what the Iranians think about that now. We can talk about that later. And और फिर हाँ, एक दफ़ा randomly उन लोगों ने हमारे ऊपर बॉम्ब बरसा दिए। इस वक्त तक ना हमें समझ आई है कि क्यों, और शायद ना ईरानियों को समझ आई है कि क्यों। और फिर जब हमने जवाब दिया तो फिर वो जो टिपिकल बॉयज वाली लड़ाई नहीं होती कि 2 मिनट पहले मुक्के चलते हैं और फिर कहते हैं चल यार बस हो गई यार, दोस्ती कर और चल चाय पीते हैं। तो ये वो था, लिटरली इट वाज दैट। इट रिमाइंडेड मी कि लाइक, मैंने कहा यार तो हमारे भी तो इस तरह के फटे होते थे यार। इट्स ट्रू, आई मीन गाइज फाइट इन अ वेरी डिफरेंट वे देन गर्ल्स फाइट। तो देखें, हाँ सिचुएशन गंभीर है, मैं मानता हूँ, बट जानलेवा नहीं है हमारे लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। वी आर ऑन March 13th, रिकॉर्डिंग दिस ऑन March 13th। ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 4 घंटे या 6 घंटे हैं। उसके बाद अगर चीजें तब्दील होंगी तो उसके साथ मेरी राय भी तब्दील हो जाएगी, विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, आई मीन यू हैव टू बी एबल टू, आप इसको यू टर्न कहें, आप इसको लोटापन कहें, आप इसको जो भी कहें, लेकिन जब हकायक तब्दील हो जाते हैं तो फिर बंदे को अपने नजरिए और को भी थोड़ा सा तो तब्दील करना चाहिए ना। हमारे साथ एक बड़ा मसला होता है कि व्हेन फैक्ट्स चैलेंज आवर बिलीव्स, हमारा ख्याल है कि फैक्ट्स को चेंज हो जाना चाहिए, हमारे बिलीव्स क्यों चेंज हो। अगर मैं सन 70 में एक चीज मानता था तो मैं आज भी वो चीज मान रहा हूँ। दैट्स स्टूपिड। इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड देन, यू वर अ डिफरेंट पर्सन, and it's not that world anymore na? They say the past is another country. So if I was to take that, I mean यही बात आ रही है ना कि the world is a different place. अभी recently you know on Shazad's podcast as well, you were discussing about how this has religious implications as well. और वो शायद जो हमें conspiracies लगती थी पहले of Illuminati and Zionists and them trying to run the world, वो काफ़ी हद तक dispel हो चुकी हैं, and वो they have become reality, right? अगर मैं उसी लेंस से देखूं तो येस फॉर नाउ शायद हमारी सबसे दोस्ती अच्छी है, ट्रम्प भी हमारी तारीफ़ें कर रहा है, दी एनिमी ऑन आर बॉर्डर इज़ फॉर नाउ एटलीस्ट क्वाइट। लेकिन ये कब तक चलेगा, राइट? अगर एक ग्रेटर इज़राइल बनाना है, अगर एक क्रूसेड लड़नी है, तो आज नहीं हमारी बारी, लेकिन कल परसों तरसों कभी ना कभी तो हमारी बारी होगी ना। बिल्कुल, देखो इंडियाज इंटेंशंस आर नॉट गोइंग टू चेंज। ये तो मतलब काफ़ी क्लियर है, राइट? काफ़ी क्लियर है, और उनकी बड़ी कंपल्शंस हैं, उनकी अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, थोड़ा सा मेंटल इश्यूज भी हैं यकीनन, सर्टेनली massive inferiority complex with a superiority complex at the same time. It's fascinating. लेकिन वो एक अलग बात है। देखें, ये जो आपने बात की, चले देखिए कल का किसी को नहीं पता। मैं अगर यहाँ पे बैठूँ, मतलब वो किसी, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से कि बस मैं आपको बताता हूँ ऐसे होने वाला है। हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं, राइट? तो जो आपने स्पेसिफिकली आपने जो बात की ग्रेटर इजराइल, अब देखो दैट प्लान इज अ रियलिटी। अब यहाँ पर अगर कोई ना माने तो मेरा ख्याल है कि ये तो अब बहुत ही बेवकूफ़ी है ना, देन यू आर विलफुली इग्नोरिंग इट, या यू आर अ प्रोपेगेंडिस्ट फॉर द अदर साइड। बिकॉज माइकल हक्कबी ने खुद कहा है, नेतन्याहू अपने मुंह से कहता है, बेन गवीर, बेजाजल स्मोट्रिक, जो भी उसका नाम है, दे ऑल से दिस ओपनली, राइट? सो दैट इज द प्लान। लेकिन वो कहते हैं ना कि मीन नो प्लान सर्वाइव्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ द करंट वॉर ऑन ईरान पैन्स आउट।
एंड आई थिंक कि पहले हमें फिर शायद वहां से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप जो देख रहे हैं अगेन मार्च 13th 5 PM, नहीं 4 PM और मार्च 13th को जो हम देख रहे हैं कि लग रहा है कि अमेरिका ने अकेले जंग तो शुरू तो कर दी है, लेकिन अकेले वो उसको रोक नहीं पाएंगे. द अदर साइड ऑल्सो गेट्स अ वोट. और बड़ी अमेजिंग चीजें आ रही हैं. देखिए, एक ना हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है, आई ऑलवेज बिलीव दिस, नथिंग मेनी पीपल बिलीव दिस, कि यार देखो, हम लोगों, हम आपकी मेरी एक महदूद सोच है, क्योंकि हमारे पास महदूद इंफॉर्मेशन है, राइट. जो चीज रिपोर्ट होती है, जो चीज हम जानते हैं, हम उसकी बुनियाद पर चीजों को एनालाइज करते हैं, राइट. वी मेक अ प्लान्स. लेकिन अगर कोई पेंटागन में बैठा हुआ है, व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, श्योरली ही नोज मोर, राइट. श्योरली हमारी जो अजम्पशन होती है कि कोई भी जो वर्ल्ड लीडर होता है, जब वो कोई फैसला लेता है, तो इट इज अ कोल्ड, काम, रैशनल एंड लॉजिकल फैसला, राइट, किसी चीज की बुनियाद पर. लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि आई थिंक दिस एडमिनिस्ट्रेशन, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा ख्याल है कि उनका तो मोटो है कि यार करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं क्या होता है, लेट्स डू इट एंड सी व्हाट हैपेंस. व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज अभी CNN में रिपोर्ट आ रही है, और मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं CNN में रिपोर्ट आ रही है, विच इज यूजुअली क्वाइट अ विलिंग प्रोपेगेंडा आर्म ऑफ द US एम्पायर, जैसे उनके सारे हैं. फॉक्स न्यूज नहीं है, लेकिन फॉक्स न्यूज के लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, राइट. दे डोंट बक द ट्रेंड. उनमें वहां रिपोर्ट आ रही है कि जी पेंटागन, और जब ये सब लोग गौर व फिक्र कर रहे थे ना कि यार हम जंग करेंगे तो ईरान क्या कर लेगा, राइट. तो दे रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी कि अपना हुर्मुज को ब्लॉक किया जाएगा. अच्छा, क्यों? अकॉर्डिंग टू CNN अगेन, उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने सोचा कि यार नहीं, लेकिन अगर ये इसको ब्लॉक करेंगे तो इनका तो अपना भी नुकसान होगा, तो फिर ये नहीं ब्लॉक करेंगे. क्योंकि आप ट्रंप साहब और उनके जो खसूसी मुशीर हैं स्टीव विटकॉफ, और उनके जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, बेसिकली तो ये प्रॉपर्टी डीलर है ना. तो इनकी सोच सिर्फ जमा खर्च तक महदूद है. आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस. इनकी सोच के यार ये फाइल बेची, इतना पैसा मिला, भाई का फायदा हुआ, ये इनकी सोच है. एंड बिकॉज दे थिंक लाइक दैट, दे थिंक एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट. ट्रंप ने तो खुद कहा है कि लाइक नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, यू गॉट टू गो आफ्टर द मनी. आर्ग्यूएबली ही हैज अ पॉइंट, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली फैक्टर इन द कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पर कुछ मेरे कजिन्स हैं, वो फाइनेंस में हैं. दे लाइक यार द वॉर स्टार्ट्स, इट विल जस्ट बी ओवर इन अ वीक. तो मैं लाइक क्यों? क्योंकि उनके पास इतने बॉम्ब है, उनके पास इतना बॉम्ब है. मैंने कहा बेटा, ये तेरा बैलेंस शीट नहीं है. देयर आर अदर फैक्टर्स दैट कम इन, सो एट दिस पॉइंट इन टाइम वी हैव टू सी कि हु विंस एंड हु लूजेस दिस वॉर. अच्छा, अब ये लगता तो बड़ा सिंपल किस्म का सवाल है, लेकिन ये सिंपल सवाल नहीं है. बिकॉज अगर हमने ये तयन करना है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो पहले हमें ये तयन करना होगा कि जीतने से आपकी मुराद क्या है, हारने से आपकी मुराद क्या है. अब आसान अल्फाज में, हु विन्स इन अ वॉर, लाइक हाउ डू यू डिटरमिन दैट? शायान और ज़रार की जंग हो रही है, आप कैसे फैसला करेंगे? हम दोनों कह रहे हैं हम जीत गए. हाउ विल यू एनालाइज दैट? ठीक है, आप देखेंगे कि ज़रार के मकासद क्या थे और शायान के मकासद क्या थे. जंग में वो फरीक जीतता है who can achieve the majority of their objectives, whether they are political, military, strategic, economic, whatever, and prevents the other party from achieving the majority of their objectives. ठीक है, अगर हम इस definition को लेकर चलें, what were the US's objectives? Can you name them to me, Shayan? Change होते रहे, regime change, nuclear weapons. नहीं, तेरी शक्ल मुझे नहीं पसंद, तू दफा हो जा, मर जा, तेरी पूरी रिजीम मर जाए, तेरी फुफी मर जाए. लिटरली ये यहां तक पहुंच गए थे ना. सो देखें, जिस चीज को आप एस्केलेशन लैडर कहते हैं ना, आजकल आप बड़ा ये सुन रहे होंगे ना, एस्केलेशन लैडर. अच्छा, सीढ़ी में, हाँ, अगर आपने जमीन पर सीढ़ी लगाई हुई है, तो क्या आप नीचे से ऊपर आओगे या ऊपर से पहले नीचे आओगे? आप नीचे से ऊपर आओगे ना. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ब्लडी लैडर, right? Because you climb it, right? Step by step. इस भाई ने क्या किया है कि छत पे चढ़ के इसने सीढ़ी को ही आग लगा दी और कह रहा है कि यार अब कोई ऑफ रैंप दे दे मुझे, अंडरपास बना दे, मुझे निकलना है यहां से. एंड ही कांट, एंड ईरान वोंट गिव इट टू हिम.
बिकॉज ऑन द अदर हैंड ईरान के जंगी मकासद क्या है? राइट, सर्वाइवल, सर्वाइवल। द ईरानियन गवर्नमेंट, मैं रजीम नहीं कहूंगा, द ईरानियन गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि वी सर्वाइव विद आवर स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट, आवर सिस्टम्स इंटैक्ट। ये एक कदरन अचीवेबल गोल है, वाजे है। अभी ये है आपकी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, फिर आप उस ऑब्जेक्टिव के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हो और उसको टैक्टिक्स से इंप्लीमेंट करते हो, राइट? सो ईरान के टैक्टिक्स क्या हैं? ईरान के टैक्टिक्स बड़े सिंपल हैं। ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, inflict pain on the entire region, वो कुवैत हो, वो ओमान हो, कतर हो, यूएई पे तो खसूसी इनको प्यार है ना, because the majority of attacks on the Gulf states have been on the UAE. There are reasons for that. We can come to that later. और क्योंकि मतलब कहते हैं ना, रायता फैलाओ, make sure everybody feels the pain. और ये क्यों? Because they have correctly realized कि पिछली जो जंग थी, जो 12 दिन की जंग थी पिछले साल, राइट, उसमें ईरान ने इतनी अपनी कैपेबिलिटीज नहीं दिखाई ताकि अगली जंग ना हो। आप देख सकते हैं कि इसी वक्त जंग हो रही है, तो इस बार दे लाइक कि बेटा इस दफा तो हम आपको बिस्तर तक ले जाएंगे, राइट? वी डजंट मैटर व्हाट यू डू एनीमोर, राइट? बिकॉज आप और क्या कर लोगे? पहले दिन पर आप आयतुल्लाह खामेनी को कत्ल कर देते हैं। दैट इज समथिंग दैट इज एट द टॉप ऑफ द लैडर। आपने शुरू ही उससे किया, because that psychopath Pete Hegseth, and all this classic bunch of idiots in the Trump administration, arrogant, entitled, racist, religiously fundamental idiots, take your pick, said कि सर कोई टेंशन की बात ही नहीं है जी, हम 4 बॉम्ब गिराएंगे वो गिर जाएंगे। I mean, who on earth agreed with that calculation? Who on earth agreed with that calculation? लेकिन इनका पता है क्या होता है, पावर में जब you become insulated and Trump only likes yes man, तो किसी में अगर वो सोच भी रहे थे ना कि सर दिस इज अ बैड आइडिया, कोई टीचर के सामने अपना हाथ नहीं उठाएगा कि मिस आप गलत कह रही हैं, ठीक है? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ व्हाट ट्रम्प विल डू टू देम. You will be amazed at what people can do just to keep their jobs, just to make sure that the limelight. Biden administration में भी अभी जितने भी लोग वहां से निकले हैं, वो जितने अभी वो नहीं था, वो दैट काउंट्स स्मर्क्यूला, ड्रैक्यूला टाइप लगता था, वो उसका वो जो दूसरा था, आई डोंट रिमेंबर द वाइट है, एंड ही इज लाइक कि या वी न्यू दैट इट वाज अ जेनोसाइड, वो बस उस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि आखिरकार नौकरी है यार, दिस इज व्हाट हैना अरेंट, the famous writer, referred to as the banality of evil. Okay, when we think of evil, we think of this, pata nahi koi Satan ya Al Pacino from Devil's Advocate, smooth, cunning. No, man, most evil is nameless bureaucrats just signing forms in some office. That's what evil actually is. It's the system. So point is कि ईरान ने क्या किया? ईरान ने कहा कि यार obviously we're not going to fight you one-on-one. That's insane. That's suicide. कि आपके पास इतने जहाज हैं, हमारे पास तो है ही नहीं, we barely have a navy, blah blah blah. We will fight you on our terms, according to our rules. And that is exactly what they're doing. I mean, आप 10 से $30,000 का शाहिद ड्रोन भेजते हैं. They use $1 million interceptor to shoot it down, and the interceptors are running out, as we well know. Iran is pacing itself. Iran is like कि भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है. We will fight for months if we have to, because it is existential. आपने जान की धमकी दी है उठते के साथ. You can't back down from that. So ये अभी चीज मेरा ख्याल है चलने वाली है. I mean, Pakistan is trying this diplomacy. A lot of people are trying diplomacy. Saudi, Turkey, so on and so forth. But I think that the war will now have to end on Iran's terms. इसमें एक और फैक्टर भी आप जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि who is calling the shots in Iran right now? I think कि पासदाराने इनकलाब फैसले ले रहे हैं टारगेटिंग पे, एंड IRGC इज नॉट रियली द काइंड ऑफ पीपल हु वुड लाइक टू सिट डाउन इन कतर एंड नेगोशिएट. दे आर लाइक नहीं, आई मीन आपने जनरल सुलेमानी को भी तो मारा था ना, उनको याद है. These are the guys who created the entire proxy network, starting with Zainab Ayoun and Fatima Ayoun in Pakistan and Afghanistan, all the way to Khatib, Hezbollah, and going in an entire crescent arc all the way to Lebanon. ये पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं. Best part is कि America doesn't even learn from its own history, right? वियतनाम में, and मैं वियतनाम वॉर और ईरान वॉर को डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करूंगा. वियतनाम वॉर के बाद there is this beautiful story, शायान,
कि this North Vietnamese colonel and an American colonel had a meeting. ठीक है, तो American colonel आता है, he's like, you know, you never defeated us on the battlefield. तो Vietnamese बैठा हुआ है वहाँ पे, and he's like, that's true, but it also didn't matter. ठीक है ना, because eventually जंग तो आपने हार ही दी ना, जंग आपने हार दी, और हारने का यही मतलब है कि आप अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते, and then you had to go and retreat across your vast oceans back to where you came from. If that answers your question. I don't even know what the question was. Sorry. I don't remember either, but I have another question. Good. मतलब वो कहते हैं ना, you can't convince them, confuse them. हाँ. And to that point, अभी आपने बात की ना history की, we should learn from history. I could be wrong, and I was listening to an analyst on the Diary of a CEO as well, and he was talking about Trump cares a lot about his legacy. He's very self-obsessed, right? And he's the kind of guy जिसको जो चाहता है कि मैं वो बंदा हूँ जो ईरान वाला इशू कभी सॉल्व नहीं हो पाया, मैं सॉल्व करूँगा. 100%. I agree. So you have a guy who is like कि यार मैंने री-इलेक्ट तो होना नहीं है, अमेरिका का जो सत्यानाश है वो तो है, मैं अपनी लेगेसी अब बना के छोड़ूंगा. आई एम अ केओस लवर मर्चेंट, मैं अंदर और जाता रहूँगा. साथ उसकी जो दूसरी पार्टी है इन इजराइल, दे हैव अ ऑलमोस्ट रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ इन व्हाट दे आर डूइंग. फिर आपके पर्शियंस, इरानियंस हैं जो अब उस पॉइंट पे आ गए हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन हम रुकेंगे नहीं. तो ये तो इज डेडलॉक. आई मीन एंड how do you sort of take someone like Trump who, look, he's crazy, we know this, right? And his ego is bigger than his जिसे हमने बात की ना, money is important to Trump, but his legacy seems to be ego. बिल्कुल, no argument. So ये जो मतलब अभी what I'm trying to say is कि लोग भी मैटर करते हैं ना. It's not just I'm sure Rand Corporation thought of 100,000 things in Pentagon, लेकिन इंसान भी तो है ना. इंसान at the end of the day कि अपने मोटिव हैं. क्या आपने अभी बात की है. इनफैक्ट अभी यार just like about 2 hours ago I was having this conversation with someone, and वो भी वही बात नहीं. He's like, you know, मैंने कहा all of that is fine यार, लेकिन never ignore the role of a person's personality. You know, and ultimately देखो जब बात होती है ना systems, institutions, भाई are the systems not made out of people? Does individual agency not matter? So having said that, I think that is an excellent point that you have raised. I 100% agree with you. और सबसे खतरनाक बात भी यही है, क्योंकि ट्रम्प का अगर कोई साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस मेरे ख्याल उसके ऊपर फिट करता है, आई थिंक इट बिकम्स मैलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक सोशियोपैथ. ठीक है, ये बंदा कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोगों के सामने मैं कमजोर लगूं और लोग मेरा मजाक उड़ाएं. राइट, आई मीन यू विल रिमेंबर कि जब ड्यूरिंग द वेरियस कैंपेन ट्रेल्स अगर कोई मतलब पॉलिटिशियंस इसकी पॉलिसीज को चीर फाड़ रहे हैं इसकी, यू नो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. मोमेंट यू मेक फन ऑफ हिम, राइट, he goes mental. So this is the problem. I think कि अब Trump's ego itself is not going to allow a climb down. You know, अभी मैं प्रवीण सोनी साहब के मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. तो I was watching one of his videos and he started out and he's like, यार America has lost the war, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि the war is over. The war will continue because now Trump को वो exit मिल सकता है जो उसको चाहिए और ईरान वो देने के लिए तैयार नहीं है. So yeah, it is a deadlock. It is a deadly situation. And सबसे ज्यादा नुकसान तो इसमें खलीजी रियासतों का हो रहा है ना, जिनका ख्याल था कि यार the US bases are there to protect us. No baby, you are there to protect the US bases. You got it wrong. You got it wrong. You got it the other way around, yeah. दूसरी बात है कि यार उधार की फौज पर ना आप अपने आप की दिफा नहीं कर सकते. उनकी एक अपनी इंटरेस्ट होती है. You gotta get your like, you know, stuff together and build your own deterrences. Again, वही typical, I mean, I'm sorry, typical Arab mentality है ना, यल्ला we will buy it. लेकिन भाई उनको चलाना भी तो बंदे को आना चाहिए ना. So I think going forward, in fact, बड़ी interesting article था अभी मिडिल ईस्ट आई में, शायद आपने पढ़ा हो, छोटा सा पीस था कि Gulf countries are looking for retired foreign military specialists. You know, ये private military corporations नहीं होती, PMCs, to sort of fly their planes and to, you know, operate these defense systems, right? Because अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कहा क्या चलो फिर रिटायर्ड अमेरिकन और ब्रिटिश फौजियों की तो ईद हो जाएगी. बट दे वर लाइक यार वी डोंट वांट दीज गाइज, बिकॉज इन लोगों ने हमें अश्योर किया था कि सर आप शेख साहब आप टेंशन ही ना लो, वी आर हियर, वी विल हैंडल इट, एंड दे ऑब्वियसली कुडंट.
So now they're looking to recruit like, sort of ex-Egyptian military, ex-Pakistani military. They're like, यार थोड़ा सा वो देसी सोच भी होती है, वो सस्ते में भी आ जाएंगे और वो हमारे साथ फिट भी बेहतर होंगे. So it's going to be interesting. I mean, it's going to be an arms sales bonanza in the Gulf once this is over, if it's not already. और उनका तो हमेशा पांचों घी में ही रहती है ये arms companies की. So yes, it is a hell of a deadlock. The Gulf countries will continue to pay a price. Because Iran has a near unlimited capability of producing Shahid drones. उनके मिसाइल खत्म हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है. 100 ड्रोन भेज दो बुर्ज की तरफ, बहुत है. और हमने देखा है वहां पर तो इतनी टेंशन हुई है कि यूएई में दे आर अरेस्टिंग टूरिस्ट्स फॉर मेकिंग वीडियोस, बिकॉज यूएई का तो पूरा इमेज ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे है ना. हाँ, वो उनके पास यही माल है बेचने के लिए. वंस यू टेक दैट अवे, व्हाट इज लेफ्ट? सो ऑल दे कैन डू इज लाइक वो सब अच्छा है. शायद अभी के लिए है, लेकिन अगर ये 1 महीने के लिए चला, फिर what happens? That's the end, na? Even if it's paused, unless regime change हो, Iran will now make moves towards nuclear. अगर वो पहले नहीं कर रहे थे ना, तो अब तो वो करेंगे. Yeah, they will. IRGC, जी. Sorry. नहीं, मैं कह रहा था कि they must make a move now. Like if you've cornered them to this point, अब तो वो जो डील थी, which even a few weeks ago was on the table, अब तो वो डील मानने के लिए तैयार ही नहीं हो सकते ना, because आपने कितनी दफा डील्स किए. नहीं कोई यार, आपने बंदे को घर बुलाया कि यार मैं तुम्हारे से बात करना चाह रहा हूँ, जब आपकी वो मेज पे बैठा आपने उसके सर में गोली चला दी. I mean, come on. And they're like, oh, this is a great victory. Oh no, it's not. And best part is कि in any post scenario you are going to see IRGC, अभी उस पे ही बात हो रही थी, they're dominant. They have no moral or religious compunctions against building a nuclear bomb. Existential मसला है यार, existential मसला है. You know, I mean, I am very pro nukes anyway as a general rule, and I always have been. You know, मेरे में कभी वो बचपन में भी फेज नहीं आया था कि nukes are bad. मैंने कहा ये बच्चों वाली बातें हैं, क्या हो गया तुम लोगों को? Obviously you need them. You know, तो yeah, they'll do it. And also अब आने वाले सालों में मेरा ख्याल है कि जब गल्फ के साथ नेगोशिएशन होगी ना, वो थोड़ी सी खादिम रिजवी स्टाइल नेगोशिएशन होगी कि या तो बात मानो नहीं तो फिर आया गौरी. समझ रहे हो? You know that one, ना? गौरी आया. It's a meme also. Yeah. Right? But yeah, I think that's exactly how it's going to be. It's like, yeah, if you can protect yourself. Because that is the world you're in now. Right? Maybe that's always been the world we've been in, obviously. But I think it's much clearer now for even those people who were thinking कि नहीं यार, borders are inviolable. Oh no यार, वो United Nations में हम करारदाद पेश करेंगे. Oh no, international law will save us. Baby, nothing is going to save you except yourself. Right? A border or a country only exists so long as you are capable of defending said border and said country. And those who cannot will naturally be vassalized. There is no other way this happens. You know, economic power alone isn't enough, frankly speaking. So what does that mean, in your opinion, for the GCC moving forward? Because, like you said, even if Saudi has a defense pact with us, I mean, in the world we live in today, pact, shacked, jo bhi hai bhai, we'll see, right? How do you guarantee, as in, because they're built on the illusion of like luxury and safety and, you know, safe haven. तो इनका क्या होगा? देखिए, I think they have to ally with people who are able to provide them with the capabilities that they lack. देखो, alliance क्यों होती है, right? कि I get something from you, you get something from me. So the Pakistani-Saudi alliance, you can say, is a formalization of our defense roles. And I think that there is an informal dotted line to Turkey as well, because Turkey और Saudi के alignment भी तो we have noticed in the last year and a half has become dramatically close, right? Especially when it comes to Horn of Africa and you know, Sudan, Libya, and these places. Now, Turkey makes a natural ally, 100% for Qatar, because Turkey has what these guys lack, which is a credible military and a very strong military-industrial complex. The Khan fighter, the Bayraktar drones, so many other things, Navy. So they provide what these guys lack. Similarly, we provide what Saudi Arabia lacks. Saudi has a lot of money, but they don't have a defensible terrain or you know, a really क्या कहते हैं, military capable of functioning to that level. So I think that one thing that will define the Middle East, if not the world, is you know, see, sort of bilateral, perhaps multilateral security pacts and arrangements, which will also keep shifting. You know,
I mean, at the moment we see that Israel is trying to create its own alliance. So whenever there's a move, I mean, in geopolitics as in physics, every action has a reaction, even if it may not be fully equal, opposite, or immediate. लेकिन आता तो है, हमेशा आता है. जी. Can you explain the Horn of Africa to me? In layman terms, how does that connect to the GCC? How does it connect to everything that's going on? Okay. चलो, we'll have to start with Yemen. ठीक है. अब Yemen में, as you know, the Houthis had been blocking the Red Sea during the entire Gaza genocide, so on and so forth. अच्छा, यहाँ पे sorry, मैं थोड़ा सा digress करूँगा. I am amazed that US strategic planners didn't think that Iran could block the Straits of Hormuz when the Houthis, who are a non-state actor, they are a militia, they don't have a country, right? They're not the rulers of Yemen. वो तो western part पर हैं. If you have maps, you can show them right now. I think it'll make it easier for people. The Houthis are in the west, and they managed to block the Gulf of Aden, right? तो तुम्हारा ख्याल है कि ईरान नहीं कर सकता यार? क्या हो गया है तुम्हें? I mean, have you not seen those drone torpedoes of theirs? They're amazing looking. Those yellow little things. 24 घंटे के लिए वो पानी में तैरते रहते हैं, and then they go and hit a target. रोक सको तो रोक लो. नहीं रोक सकते आप. So what happened is that Yemen conflict has been raging for many, many years, right? I'm not going to get into the complete history of it. But there are many factions there, right? The Houthis, या अगर आप उनको Ansarullah कहना पसंद करें, आप Ansarullah कह सकते हैं. Then there were other groups, the STC, Southern Transitional Council, जिसकी backing largely UAE कर रही थी. Now UAE started sending in a lot of military equipment to the STC, and Saudi was like, यार ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो रहा? In the sense that this is our southern border, we have a land border with Yemen, right? और Yemen और Saudi के भी मतलब relations कोई बहुत अच्छे तो नहीं रहे ना in the past. So they don't want a foreign proxy on their southern flank. Who would, right? So when they decided कि बस बहुत हो गया, अब सबर का पैमाना लबरेज हो गया है हमारा, तो then they wiped out the STC. STC had to run to the island of Socotra. ठीक है? Now, if you look at the Red Sea, what is right across from the Red Sea? From where the Houthis are in Yemen, this is because I'm talking about the west of Yemen, बीच में Red Sea आता है यूं, उस तरफ है सोमालिया. अच्छा, अब सोमालिया का एक आप कहें breakaway region है, आप उसको जो भी कहना चाहें, called Somaliland, okay, which was recognized by who? By Israel. And the port of Somaliland, Berbera port, was developed by who? By Dubai's DP World. And some reports say that this was the route being used to supply weapons and material and funding to the Rapid Support Force in Sudan, which is fighting against the Sudanese armed forces, and the Rapid Support Force in Sudan, who are genocidal maniacs, are also backed by the UAE. तो अगर आप इस जाविये से देखें, तो you see this sort of string of choke points and string of ports and sometimes state but mostly non-state actors supported by the UAE, which if you then zoom out on the map, it looks like it's an encirclement. So Saudi didn't like that very much. दूसरी बात है कि everything changed in the aftermath of October 7th. October 7th से पहले मैं काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि many of the Arab states were thinking कि चलो यार हम नॉर्मलाइज ही कर लेते हैं इजराइल के साथ यार, लड़ के हमें क्या मिला है, बहरीन, मोरक्को, यूएई ने तो कर ही लिया है, नेक्स्ट फेज में हम भी कर लेंगे. What Yahya Sinwar did with October 7th is कि जिस कमरे में वो बात हो रही थी ना नॉर्मलाइजेशन की, उसने वहां एक ग्रेनेड फेंक दिया. And then the Israeli reaction was so rabid and so genocidal that even Saudis say, if you monitor their statements carefully, you will see a marked shift in their tone in how they're talking about it. पहले तो वो बिल्कुल ही suppress कर रहे थे ना, आप वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही थी कि आप वहाँ पे कुफिया नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते. अब आप उनके स्टेट टीवी को देखो, खुल के आ रहे हैं. Not just against Israel, they've also been targeting the UAE. You will see the same phenomenon happening with Saudi Twitter accounts. और जो भी Saudi या UAE में बैठ के tweet कर रहे हैं ना, believe me, they are not doing it without the approval of the governments. That is what you call unofficial messaging, right? तो ये वहां पर सीन चल रहा है. अच्छा, now this brings in Turkey, because Turkey is very much trying to assert influence. Turkey wants to expand its regional footprints. Turkey और UAE का लंबा फटा रहा है, okay, since the days of the Arab Spring.
Turkey then aligned with Qatar when these guys were blockading Qatar and so on and so forth. So, as Saudi kicked out the STC from Yemen, Turkey decided, okay, we are going to support Somaliland because we don't want Somalia, sorry, because we don't want the port of Berbera and we don't want Israeli presence right over there. So Turkey sent F-16s and Egypt ended up sending to Somalia a large amount of military equipment, military jeeps, some fighting tech, so on and so forth. Why is Egypt getting involved? Now this is when things get super complicated. Okay. अगर आप इजिप्ट को देखें राइट मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्क्वायर राइट दी स्ट्रेट बॉर्डर्स अच्छा एक बॉर्डर लिबिया के साथ लगता है एक बॉर्डर सूडान के साथ लगता है सूडान में जो हालत है वो तो हमने अभी बयान कर ली है राइट where does all the gold that you see in Dubai's market comes from largely comes from Africa largely comes from Sudan because after all the RSF has to pay for those weapons right ain't no free lunch this world okay अच्छा लिबिया में क्या सिचुएशन है लिबिया में भी बड़ी मजेदार सिचुएशन है अगेन यहाँ पे तुर्की और इजिप्ट दोनों यहाँ पे दाखिल हो जाते हैं कि देयर आर टू गवर्नमेंट्स इन लिबिया वन इज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी जो ट्रिपली में है और ट्रिपली के मजाफात में है दिस इज द ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट दे गेट अ सीट इन द यूएन big deal, right? A seat in the UN और 250 रुपए में तुम्हें एक बेंसन एंड हेजेस का देसी बेंसन एंड हेजेस का पैकेट मिल जाएगा और कोई अहमियत नहीं है, राइट? तो सही है. तो there's a government of national unity और उसका rival government है the government of national stability. मतलब most original names you can ever come up, ना GNU versus GNS. मतलब कुछ और रख लो यार, लेकिन चलो छोड़ो. And that is General Haftar, General Khalifa Haftar. Now, General Khalifa Haftar was backed big time by the UAE while the other guys in Tripoli were backed by Turkey. But the facts on the ground are that 70% of Libya is under Haftar. So Turkey started approaching Haftar. Haftar's son visited Ankara. The Turkish intelligence chief Fidan visited Benghazi where Haftar has his base. Haftar also visited Pakistan. And there was talk, unofficial, of a major arms deal funded by a third party. अब कौन third party है जो fund कर सकती है ऐसी चीजों को? Right? We don't know, but we can guess. Because this is also contributing then to the rollback of UAE and indirectly of Israeli influence. अच्छा, Egypt इसमें भी दाखिल हो गया because Egypt, no country wants instability on two borders. That's a bit too much ना यार. ऊपर से उनको फिर अगर सोमालिया पे एक चोक सोमाली लैंड पर इजराइल का एक चोक पॉइंट बनता है तो Egypt is surrounded. Egypt doesn't want that. आप जितना भी कहो कि ओहो ये तो टट्टू हैं उनके ये हैं, reality is far more complicated than that. At some point, national interest comes into play, right? और फिर सीसी का भी तो अपना इमेज है ना यार. He can't be seen as surrendering all over the place. So here we see that in Libya there is a clear Egyptian-Turkey sort of cooperation. I will not use the word alliance, access, block. ये थोड़ा ज़्यादा है, right? And that filters all the way down to Sudan. Because जो weapon supply होते हैं RSF को वो हफ्तर के थ्रू भी होते हैं so they might be saying कि यार look we'll back you up. Just stop this. So this whole thing comes up. Egypt also becomes involved because of Ethiopia. Why? Okay. अच्छा इनका वो थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान वाला मसला है. In the sense कि Egypt is the Nile. We know that. For the last 5,000 years, Egypt is the Nile. If there is no Nile, there is no Egypt. प्रॉब्लम ये है कि जो हेड वाटर्स हैं इस इजिप्ट नाइल के वो इजिप्ट में तो नहीं है दोज आर इन इथियोपिया सो व्हाट इथियोपिया's president Abe is doing is that he is building a dam called the Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD और वो इजिप्ट कह रहा है कि यार क्या हो गया यू आर गोइंग टू कट ऑफ आवर वाटर एंड वो उसको एक धमकी की तरह इस्तेमाल कर रहा है नाउ इजिप्ट इथियोपिया इज आल्सो लैंडलॉक्ड दे हैव ऑलवेज वांटेड एक्सेस टू द सी First, they tried to get it through Eritrea. That didn't work. Now they're trying to get it through the Somaliland port of Berbera and perhaps the Puntland port of Bisasu. उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा. Puntland is another breakaway region of Somalia. Okay. And they don't obviously अब वो नहीं चाहते कि अगर इथियोपिया का बहुत फायदा होगा तो फिर हमारे पे भी चढ़ाई कर देंगे. तो उनको वहां से भी उनका पत्ता काटना चाह रहे हैं. So this is what's happening. Does that make any sense? I mean, it's very confusing. Like, and I think some of it makes some sense. I'm trying to understand. Yeah. अच्छा, so you're seeing, मतलब a game chess भी नहीं कहना चाहिए. अच्छा. हाँ, but I'll stop here now. Sorry जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि it's like a game of that वो क्या risk होती थी the board game where you sort of kind of It's a dominate. game of risk. Yeah. It's a game of risk with
40 players, 7 boards, out of which you can only see 2. Yes, and because you can only see the two, और मतलब पाकिस्तान माइट हैव एन अपॉर्चुनिटी, जिस तरह हमने बिल्कुल शुरू में कहा कि यार चलो हम कुछ इस रीजन में कर सकते हैं एटलीस्ट बचने के लिए यहाँ, कंसिडरिंग द थिंग्स यू नो, ऑब्वियसली व्हाट यू डोंट नो राइट, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट कंसिडरिंग द थिंग्स वी नो एंड अंडरस्टैंड, क्या अलायंसेस पाकिस्तान इसमें से बिल्ड कर सकते हैं? बिकॉज यू आर सीइंग सऊदी यूएई की थोड़ी सी फ्रिक्शन, वी आर सीइंग ऑब्वियसली टर्की हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस रीजन, इसराइल तो ओपनली अब आ गया है, ज़ायनिस्ट regime is not hiding itself anymore, and Iran is for all intents and purposes, in my opinion, doesn't seem like it's going anywhere anytime soon, and maybe even if they get even if they get troops on ground in Trump's administration, how long, what will they be able to do? But how does Pakistan navigate with this रिस्क बोर्ड ऑफ कि 40 जगहों में, क्योंकि आपने बात की ना, दे डोंट वांट अ हॉट बॉर्डर, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, वी गॉट आवर ओन प्रॉब्लम, मतलब हमारा तो हर बॉर्डर ही हॉट है, हर बॉर्डर हॉट है. What do? We act with great caution. देखो, some things are inevitable, ठीक है. I mean, जो आपने बात की कि हमारी किसके साथ बनती है, यार देखो, सऊदी के साथ तो हमारी बनती है, तुर्की के साथ हमारी है, और चीन के साथ भी हमारी है. We need to strengthen those, and we need to expand. I mean, I think that something similar could be offered to Qatar. We have to also, overreach भी नहीं करना चाहिए. I mean, sometimes it's better to be on the sidelines. We are ideally placed for diplomacy in the region. अब Trump किसी की बात सुने या ना सुने वो एक अलग बात है, लेकिन गल्फ के अंदर तो हम बात कर सकते हैं. Also, look, we are constrained. We have to do this. Why? Because our enemies are doing it. Right? And you cannot sit there and wait till your enemy's plans come to fruition. You have to try and thwart them as early as possible. I mean, why are we bombing Afghanistan, right? Because we do not want the nightmare scenario कि Operation Sindoor 2.0, 3.0 या मंगलसूत्र या जो भी है अगला अपना ऑपरेशन लाए धुरंधर. We don't want कि वहाँ से ये आ रहे हो और ऊपर से अफगान आ रहे हो, अफगान तालिबान आ रहे हो. So at the moment we are very successfully removing all capacity of the Afghan Taliban regime to do that kind of thing. It's called a preemptive strike, and it had to be done. We tried to negotiate with them, and now they're negotiating with the F-16. So चलिए सही है, ठीक है. ऐसे भी फिर अगर वैसे नहीं तो फिर ऐसे. There's no other way. We wish it didn't have to come to this, but it has, right? You can't just sit down and take the punches and wait के भाई 2 punches आएंगे हम knockout हो जाएंगे. Hell no. So we know that Israel is building an alliance. He's named India. We know that Israeli drones targeted us. We know that Israel wanted to blow up Kahuta. उसमें तो फिर Indians खुद पीछे हट गए थे कि यार ये ज़्यादा हो जाएगा. We know all of this. So are we blind then to not take action? Of course not. We can see that Netanyahu is building his alliance. Some Arab nations, he said, Asian nations, India, Greece, Cyprus. Bringing Greece into the picture means what? That means कि you've already called Turkey your enemy, and Naftali Bennett ने तो खुल के बोला है कि भाई Turkey is the new Iran, और ये जो पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच में बन रहा है इस alliance, this will obviously come against us, because any alliance is against us, because the Israeli plan has always been, since even before the 1980s and Oded Yinnon's strategy, the Yinnon plan, कि इनको बस तोड़ दो एक दूसरे से लड़ाओ. Very simple. And ironically, the UAE's strategy of the axis of successionists is very close to it. लेकिन problem UAE का ये है कि they are not Israel. They are much closer to the people they are targeting. And ultimately वो कहते हैं कि people in glass houses should not sponsor proxies. महंगा पड़ता है. I think that this is why we don't have good roads and load shedding. This is why. You're about to find out why. And to that point, a lot of people, at least me, चले मैं अपनी बात करता हूँ, पूरी बचपन में ना वो आंटियाँ होती थी, वो बताती थी कि कोई एजुकेशन वगैरह, तुम जंग की तैयारी करो, दुनिया ख़त्म होगी, एक बिब्लिकल एंड ऑफ टाइम्स जंग होगी, आइलैंड्स हैं जहाँ अजीब गरीब बच्चों को खाया जा रहा है, वहाँ पर दजाल है.
और मैं उन आंटियों पे हंसता था, मतलब मैं I'm being honest, like मैं कहता था अच्छा यार ठीक है, और वो फ़ोन से तुम्हें मॉनिटर कर रहे हैं, एंड ऑनेस्टली लाइक इट साउंडेड रियली स्टूपिड कि अच्छा अच्छा वो मुझे फ़ोन से मॉनिटर कर रहे हैं, अच्छा अच्छा हार्वर्ड और MIT के प्रोफेसर जाके बच्चे खा रहे हैं, और एक बिब्लिकल वॉर होगी जहाँ द ज़ायनिस्ट्स एंड विल फाइट द मुस्लिम्स एंड वी विल बी द फोर फ्रंट ऑफ दैट फाइट, एंड पाकिस्तान बना ही इसलिए है क्योंकि वो इसराइल का पता नहीं मिरर इमेज है, एक जंग में ऑफ बिब्लिकल प्रोपोर्शन होगी और दैट विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड. Now, I thought that was pretty. I mean, 6 months ago, maybe I thought that was crazy. A year ago, I thought that was crazy. A month ago, I thought that was crazy, maybe. लेकिन अब How मुझे do you ऐसा लग feel रहा now? है, yeah, I'm starting to be like वो आंटी जो कह रही थी, और जो मैं सारी अपनी साइंस से मार रहा था अपनी तरफ से, वेस्टर्न एजुकेशन एंड, मतलब सत्यानाश हो गया. वो तो बिल्कुल सही कह रही थी. सत्यानाश, मुंह तो काला हुआ है हमारा बार. and I don't have an answer to those things anymore कि शायद ये वाकई एक us against them war होने जा रही है. देखो यार, इन लोगों की तो पूरी कोशिश है. I mean, let's make no mistake about it यार. I mean यार, नेतन्याहू तो डे वन से अमलेक मेसाया ये वो शुरू हुआ है. वहां पर वो जो चरिया पीत हेस्केट है, अल्कोहलिक, वो भी इसमें लगा हुआ है. So yeah, I think that when people tell you who they are, you should believe them the 400th time, if not the first time, right? तो हाँ, देखिए चीजें तो ऐसी ही है, लेकिन but I think that this like ये जो बात है ना कि like the end of the world. I mean, I think that's optimistic. I don't. Yeah. With great like regret, I have to say that's optimistic. I mean, वो फैज साहब का था, फैज साहब एक महफिल में बैठे हुए थे और वहां पे बड़ी वो मतलब जो यूजुअल ना, वी लव पॉलिटिकल डिस्कशन ना, आजकल महफिलें कम होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्यादा होती हैं, क्वालिटी मेयार कॉन्वर्सेशन का वही है यकीनन. तो वो बैठे हुए हैं फैज साहब के साथ, लोग बातें कर रहे हैं, फैज साहब बैठा हुआ है मगन, और फैज साहब पूछते हैं फैज साहब आपको परेशानी नहीं होती कि किसी चीजें कैसे चल रही हैं? उसने कहा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कि हम किस नहज तक जा रहे हैं. उसने कहा कि नहीं, मुझे इस बात की कहीं कतन फिक्र नहीं है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, मुझे इस बात की फिक्र है कि चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी. तो आई थिंक चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी. आई डोंट थिंक वी आर सीइंग एन अपोकलिप्स. I mean, of the kind that I would want. It'll be this very like sort of slow degradation and sort of the increasing enshittification of everything. I've started to love this word. Shittification. Everything just becomes shittier. From products to apps to films to movies to world leaders. I mean, Operation Epic Fury. Really? Are you 7 years old? I mean. खुदा का खौफ करो. आप ही कह रहे थे ना, मेरे ख्याल आपने कहा था कि ये तो निंटेंडो गेम का टाइटल है यार, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2, द रिटर्न ऑफ कोबरा. आई मीन गॉड सेक्स, so everything is just stupid. That's what annoys me. It's ridiculously dumb. I think this is the dumbest age that has ever existed. I honestly believe so. I'll ask you one last question related to this. आपने अभी कहा ना कि it is the dumbest generation. Dumbest world. Dumbest generation world, ठीक है. And in that sort of scenario, एक आदमी आया, जिस तरह आपने कहा रियल एस्टेट डीलर था वो, लेकिन वो आया कि उसने कहा पैसे तो मैंने बना लिए, अब मैं एक लेगेसी बना के छोड़ूंगा, और वो लेगेसी ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑल टाइम होगी, मैं पीस पूरी दुनिया में लेके आऊँगा, हर मसला हल कर दूंगा. कुछ साल रह गए हैं, कुछ अब पता नहीं कितना टाइम रह गया फॉर द डोनाल्ड, लेकिन he will leave a legacy. The question I'd ask you is, what do you think it will be? I would like to think that Trump will be marked as the beginning of, or the accelerationist factor in the decline and relative fall of the American empire. I think that's why Trump is. It reminds me of this tweet I read. It's classic. Okay, so this one guy is like, yeah, the evangelical father of my Chinese roommate says that Trump was chosen by God. But he says that Trump was chosen by God to destroy the American empire once and for all. So I think that his legacy will be ashes. I think that his legacy will be ashes. And I also think that it won't matter to him. And it really won't matter to America. For the American public, war is a video game. I saw that with my own eyes when the first Gulf War was taking place, when Baghdad was lit up
with bombs and tracer fire, and they're sitting there in front of the screen screaming with like American flags wrapped around USA, USA. This is the people you're talking about. They don't care what happens in the rest of the world. They will smash up your country, they will kill your people, and then they will retreat behind their vast money and their vast oceans and their vast carelessness, and then make films about how bad it made them feel to kill your children. That's America. It's a nation founded on genocide, sustained, built on slave labor, and sustained by endless war. That's who they are. And to the point of Netanyahu, कुछ Iranian media claim ये भी कर रहा है कि उनने the Israeli leader को मार दिया है. I don't know if that's true. I don't think it is. लेकिन अभी सारा speech दे रहा था. हाँ. What happens with him, and if he was to be removed, is he one Zionist in a Zionist agenda, or is he just a particular guy? जिस तरह बहुत सारे लिबरल लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि यार एक दफा ट्रम्प चला गया और नेतन्याहू चला गया तो सब फिट हो जाएगा. Those people aren't liberal, they're bloody idiots. Smart मारो ऐसे लोगों को. No. That's a reductionist and frankly delusional take. Trump and Netanyahu are not the cause, they are the symptoms of sick societies and sick structures. Understand that. 93% of Jewish Israelis, I'm not making this figure up, look it up. 93% of Jewish Israelis support the war in Israel, war on Iran. The majority of them supported the genocide in Gaza. That entire nation is sick. Just right now, you know the Stadi Tamain rapes. Several Israeli prison guards in the Israeli death camp of Stadi Tamain were caught on video raping a Palestinian detainee with knives and bayonets. I'm sorry I have to say it like this. Knives and bayonets. They tore his rectum open. They ruptured his intestines. When the military police and the military lawyer filed charges against them, okay, a mob of Israelis led by Israeli parliamentarians came to free them. On Israeli television, there were debates. In the Israeli parliament, there were debates that our soldiers have the right to rape whoever they want. This guy became a TV star, and now all charges have been dropped. This is what Israel is. Don't expect anything from them. एक नेतन्याहू आएगा, उसके पीछे कुछ 10 लाख नेतन्याहू हैं, उससे आगे की चीज नमूने भी पड़े हुए हैं. Same goes for America. That's my view. And what do you take when certain arguments are made that they've become this way because they've been oppressed so long? I'm talking specifically about bullshit. I mean, you want me to really go into the history of that? Because that's a whole another can of worms, man. The Zionist movement didn't start after World War II. It didn't start then. It started with Theodor Herzl. वो उस वक्त भी बात कर रहे थे colonization, the removal of the natives, so on and so forth. They, in fact, like the architects of the Balfour Declaration, he was an anti-Semite, but he was a Christian Zionist. This has been embedded in it from the beginning. From the beginning. Okay, ये जो आपने जो इजराइल में जो लोग हैं, I mean, for God's sake, the first major bombing of a hotel was the King David Hotel. In किसने किया था? The Stern, Irgun, and Haganah, who later became the pogrom started before the Holocaust, even in many senses, yeah. So nahin, this is a fabrication. And even if it was true, what difference does it make? What does it justify? मेरे साथ इतना जुल्म हुआ था तो अब मैं तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर रहा हूँ. तो जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया तो उनको मारो ना. Go genocide the Germans. They're the ones who did it, right? That's what you say, right? That's what they say, right? As if they're the only victims throughout history. Please. No, I don't buy it at all. Zayo Hasbara propaganda. Anybody who disagrees with me, that's fine. They can go ahead. They'll continue to be wrong. That's all that. चले, thank you so much for this. I guess the real conclusion is this कि मेरी आंटियाँ जो बचपन में लोग कह रहे थे मुझे वो सब सही कह रहे थे and वो सब सही थे, हम गलत थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी टाइम है कि बंदा अपना किबला दुरुस्त कर ले. Agreed. चले, thank you very much. Always a pleasure. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.